कहानी 1857 की, भारत की आजादी की पहली लड़ाई। कहानी एक ऐसे बिहार की जहां शुरू हुआ एक ऐसा विद्रोह जिसने जन्म दिया एक महायुद्ध को। एक ऐसा महायुद्ध जिसने पूरे बिहार में विद्रोह की आग लगा दी। बिहार के हर शहर, हर जिले में विद्रोह आग की तरह फैल रहा था और नारा दिया, जगदीशपुर चलो। आखिर क्या था इस विद्रोह के पीछे का कारण? क्यों इसने रूप लिया महायुद्ध का? जब जब बिहार का जिक्र होता है, बात होती है भ्रष्टाचार की, बेरोजगारी की, नक्सलवाद की, घोटालों की। वही बिहार जो गौतम बुद्ध की जन्मभूमि है, जहां आर्यभट्ट ने जन्म लिया, जहां से हर साल सबसे ज्यादा यूपीएससी क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स निकलते हैं। वो जगह जो कभी जानी जाती थी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के नाम से। आपने शायद वो कहावत तो सुनी होगी कि बिहार 3 चीजों के लिए बहुत ही फेमस है: लिट्टी चोखा, कट्टा यानी बंदूक और चारा घोटाला। पर क्या शुरुआत से यही थी बिहार की कहानी? क्या सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए हमेशा से जाना जाता रहा है बिहार? तो इसका जवाब है नहीं। 1857 का वो दौर जब भारत अपनी आजादी के लिए लड़ रहा था, तभी हमारे देश के एक राज्य के क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया। पूरा बिहार ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया और शुरू की एक ऐसी क्रांति और भड़काई एक ऐसी आग जिसने रूप लिया एक महायुद्ध का। और उसके साथ ही चल रहा था एक गुमनाम राज विद्रोह। पर आखिर कैसे शुरू हुई थी ये कहानी? क्यों इस क्रांति को जगदीशपुर चलो का नारा दिया गया? क्यों पटना से लेकर भागलपुर, दानापुर से लेकर मुजफ्फरपुर तक इस विद्रोह ने एक आग का रूप लिया? कौन थे कुंवर सिंह और क्या था उनका अभियान? क्यों इसे नाम दिया गया बिहार के गुमनाम राज विद्रोह का? आखिर क्या हुआ था उन 10 दिनों में जिन्होंने पूरे गया को हिलाकर रख दिया? कौन थे हरि किशन और क्यों चला उन पर मुकदमा? और क्या थी सरनाम सिंह की कहानी और क्या था उनका आखिरी बयान? बिहार की हर एक दास्तान और इस महायुद्ध की कहानी के बारे में जानेंगे आने वाले हर एपिसोड में, हमारे इस 1857 बिहार में महायुद्ध की खास ऑडियो बुक में। तो बने रहिए मेरे साथ, यानी आरजे गौहर परवेज के साथ, कुकू एफएम पर। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। संथाल परगना का राजमहल अंचल बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी के औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत आने वाले सबसे पहले क्षेत्रों में था। प्लासी की लड़ाई, जो कि 1757 के करीब हुई थी, उसके 6 साल बाद राजमहल से 6 मील दक्षिण गंगा के किनारे स्थित उधवा नाला की लड़ाई में मेजर एडम्स की कमान में कंपनी की सेना ने मीर कासिम की सेना को निर्णायक शिकस्त देकर इस क्षेत्र में औपनिवेशिक शासन का आगाज किया। 5 सितंबर 1763 की इस लड़ाई में मीर कासिम की करीब 40,000 की सेना के लगभग 15,000 सैनिक मारे गए थे। संथाल परगना के उत्तरी और भागलपुर तथा मुंगेर के दक्षिणी इलाकों के विस्तृत अंचल को तब जंगल तरी यानी कि जंगल तराई के नाम से जाना जाता था। ये पहाड़ियां जनों का वास स्थान था। ये पूरा क्षेत्र उन दिनों अशांत, उपद्रवग्रस्त क्षेत्र कहा जाता था। कंपनी शासकों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पहाड़िया जनों को शांत करना और उन्हें कंपनी शासन के मातहत लाना था। 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कैप्टन ब्राउन को इस अशांत जंगल तरी का सैनिक गवर्नर नियुक्त किया। 1774 में उनका स्थान कैप्टन जेम्स ब्राउन ने लिया और 1779 ईस्वी में भागलपुर के कलेक्टर के रूप में ऑगस्टस क्लीवलैंड इस क्षेत्र के प्रभारी बने। 1772 से 1780 तक जंगल तरी एक जिला था। इस जिले में जामताड़ा और गंगा तथा राजमहल पहाड़ी के बीच संकरे समतली इलाके को छोड़कर पूरा, यानी आज का संथाल परगना, हजारीबाग का खड़गड़िया, मुंगेर का दक्षिणी गिद्धौर, भागलपुर का दक्षिण खड़गपुर का क्षेत्र शामिल था। 1780 तक पाकुड़ का महेश्वर, महेशपुर, सुल्तानाबाद परगना राजशाही प्रमंडल का हिस्सा था। पहाड़िया क्षेत्र को व्यवस्थित करने के क्रम में 1781 में क्लीवलैंड इस क्षेत्र को भागलपुर जिले के अंतर्गत ले आए। 1780 से 1855 के बीच
संथाल परगना का वर्तमान क्षेत्र 2 जिलों में बटा था। राजमहल, पाकुड़, दुमका और गोड्डा का क्षेत्र भागलपुर जिले का अंग था और देवघर जामताड़ा क्षेत्र बीरभूम जिले का। 1855 के संताल विद्रोह के बाद 1855 के एक्ट 37 के तहत इन सारी क्षेत्रों को मिलाकर संथाल परगना जिले का निर्माण किया गया। दुमका या नया दुमका इस नए जिले का मुख्यालय बना। यह जिला भागलपुर प्रमंडल का हिस्सा था। यह नियम बहिर्भूत जिला था। जॉर्ज यूल तब भागलपुर के आयुक्त थे और एशले ईडन इस नवनिर्मित जिले के पहले उपायुक्त। 1763 से 1857 के बीच कंपनी शासन को संथाल परगना क्षेत्र में जिन विद्रोहों का सामना करना पड़ा, उनका एक अति संक्षिप्त ब्यौरा अब आगे प्रस्तुत है। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं कुकू एफएम पर 1857 बिहार में महायुद्ध की ऑडियो बुक। इस किताब के लेखक हैं प्रसन्न कुमार चौधरी और श्रीकांत। मैं हूं आरजे गौहर परवेज। कुकू एफएम सुने जो मन चाहे। पहला है पहाड़िया विद्रोह, 1763 से 1783 तक। राजमहल पहाड़ियों के पूरब पाकुड़ तथा राजमहल से लेकर पहाड़ियों के पश्चिम गोटा तथा कहलगांव तक का क्षेत्र मालेर अथवा सौरिया पहाड़िया जन का वास स्थान था। मालेर पहाड़िया जनों की बड़ी शाखा थे और पहाड़िया जन खुद वृहत्तर द्राविड़ जन की एक छोटी शाखा। पहाड़िया जनों की दूसरी शाखा माल पहाड़िया नया अथवा पुझर थी, जिसका वास स्थान पहाड़ियों के दक्षिण और पश्चिम का क्षेत्र था। मालेर पहाड़िया के वास स्थान वाले क्षेत्रों में पहले एक नट राजा दरियार सिंह का शासन था। दरियार सिंह ने लकड़ागढ़ के किले का निर्माण कराया था। गोड्डा के उत्तर बनिहारी टप्पा के एक खेतौरी कल्याण सिंह इसी नट राजा के मुलाजिम थे। कल्याण सिंह का बेटा रूपकरण सिंह बाद में नट राजा द्वारा लकड़ागढ़ किले का किलेदार नियुक्त किया गया। 1600 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने बंगाल सूबे की गड़बड़ियों को दुरुस्त करने मान सिंह के सेनापतित्व में एक सैन्य दल बंगाल के लिए रवाना किया। एक स्थानीय सरदार सुभान सिंह ने वहां बगावत खड़ी कर रखी थी। नट राजा सुभान सिंह के पक्ष में था, लेकिन रूपकरण ने अपने राजा से बगावत कर मान सिंह की सहायता की। रूपकरण लकड़ागढ़ का किलेदार था ही। उसने नट राजा को किले से बेदखल कर उसे मुगल सेना की सेवा में सौंप दिया। इतना ही नहीं, वो मान सिंह के साथ बंगाल चला गया और सुभान सिंह के विद्रोह को कुचलने में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसकी इन बहुमूल्य सेवाओं के लिए इनाम के रूप में उसे उपर्युक्त पूरा क्षेत्र मनसब यानी लगान मुक्त मुकर्ररी जागीर के रूप में दे दिया गया। उसे राजा की उपाधि भी मिली। मनिहारी का ये खेतौरी परिवार इस तरह इस क्षेत्र का राजा बन गया। बहरहाल, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, ये पूरा क्षेत्र मालेर पहाड़िया लोगों का वास स्थल था। नए राजा के साथ उनका संबंध 18वीं सदी का मध्य आते आते अत्यंत तनावपूर्ण हो चुका था। एक के बाद एक कई पहाड़िया सरदारों की खेतौरी जागीरदारी के लोगों ने छलपूर्वक हत्या कर दी थी। मनिहारी के खेतौरी राजा ने पहाड़िया क्षेत्र में तराई वाले इलाकों को अपने नाते रिश्तेदारों को जागीरों के रूप में दे रखा था। पहाड़िया जन इस स्थिति में अपनी ताकत का एहसास कराने को बाध्य हो गए। उन्होंने अपनी ताकत का धमाकेदार प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में गोलबंद होकर मालेर पहाड़िया लकड़ागढ़ किले की ओर बढ़ चले। वो तीर धनुष से लैस थे। उन्होंने किले पर धावा बोला और खेतौरी जागीरदारों को वहां से खदेड़ दिया। फिर उन्होंने एक के बाद एक तराई के गांवों पर धावा बोला। ये वो समय था जब पूरे बंगाल सूबे में राजनीतिक अस्त व्यस्तता थी। पलासी की लड़ाई 1757 और बक्सर की लड़ाई 1764 के बीच का ये समय भारतीय इतिहास में निर्णायक मोड़ लाने वाला समय था। ऐसी स्थिति में इस पहाड़िया विद्रोह को तत्काल किसी व्यवस्थित विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। 1770 के महाअकाल के समय पहाड़ियों के हमले में स्वभावतः काफी तेजी आ गई। इस क्षेत्र में अंग्रेजों के आगमन के समय पहाड़िया अपनी ताकत का एहसास करा चुके थे। तराई वाले कृषि क्षेत्रों से जागीरदार भाग चुके थे। गंगा के दक्षिणी किनारे में शाम ढलने के बाद नावों का चलना बंद था। राजमहल तथा तेलिया गढ़ी की घाटियों से सरकारी डाकियों का आवागमन प्रायः ठप हो गया था। ये मार्ग सदियों से बिहार को बंगाल से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग था। जागीरदारों की आपसी प्रतिद्वंदिता के फलस्वरूप
जागीरदारों और गठ वालों का एक समूह भी पहाड़िया जनों के साथ हो गया था। इस पहाड़िया विद्रोह से सैनिक राजनीतिक रूप से निपटने के पहले अंग्रेजों ने वही किया जो औपनिवेशिक शक्तियां आज तक करती आई हैं। विद्रोही समुदाय को बुराई के मूर्तिमान प्रतीक के रूप में पेश करना और उनके खिलाफ चौतरफा घृणा अभियान छेड़ देना। पहाड़ियों को चोर लुटेरे के रूप में पेश किया गया और पागल कुत्तों की तरह उनके शिकार को प्रोत्साहित किया जाने लगा। 1806 ईस्वी में बनारस डिवीजन के एक जज ने उन दिनों की स्थिति का खुलासा कुछ इस प्रकार किया था। ब्रिटिश शासन के आरंभिक काल में वीरभूम और भागलपुर के बीच के क्षेत्र में चरम अव्यवस्था की स्थिति थी। उस क्षेत्र के बाशिंदों ने सरकार और उसकी अन्य प्रजाओं के विरुद्ध खुलकर हथियार उठा रखा था। उन्होंने मैदान के निवासियों के खिलाफ अनवरत बर्बर युद्ध छेड़ रखा था। उन्हें विधि बाह्य घोषित कर दिया गया और जंगली जानवरों की तरह उनका शिकार किया जाने लगा। उन दिनों वीरभूम के कलेक्टर रहे एक भद्रजन ने मुझे बताया कि उनके यानी पहाड़ियों के कटे सिर टोकरियों में भर भर कर लाए जाते थे। बहरहाल पहाड़िया जन के खिलाफ अंग्रेजों के बर्बर दमन अभियान को आंशिक सफलता ही मिली। इस क्षेत्र में अपेक्षित शांति बहाल करने में अंग्रेज कामयाब नहीं हुए। उन्हें कामयाबी मिली एक दूसरी नीति के जरिए जिसका श्रेय ऑगस्टस क्लीवलैंड को जाता है। इस नीति की मूल बात थी, अत्यंत सीमित अर्थों में ही सही, पहाड़िया जन का यानी आजकल की शब्दावली में कहा जाए सशक्तिकरण। इस नीति के तहत 3 कदम उठाए गए। पहला, पहाड़िया योद्धाओं को लेकर पहाड़िया तीरंदाज वाहिनी का गठन। सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद 1782 ईस्वी में इस वाहिनी में भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई। तीर धनुष से लैस इस वाहिनी में योद्धाओं की संख्या थी करीब 1300। इस वाहिनी का सेनापति नियुक्त किया गया सर्व प्रमुख पहाड़िया सरदार जवरा पहाड़िया को। याद रहे, इसी जवरा पहाड़िया को अब तक अंग्रेज कुख्यात डकैत कहा करते थे, जिसके नाम से पूरा क्षेत्र थर थर कांपता था। अंग्रेजों तथा मैदानी इलाके के जागीरदारों के लिए जिसका नाम ही आतंक का पर्याय था, उसे ही अंग्रेज क्षेत्र में शांति व्यवस्था बहाल करने की जिम्मेदारी देने के लिए बाध्य हुए। इस पहाड़िया तीरंदाज वाहिनी को, जिसे बाद में भागलपुर हिल रेंजर्स नाम दिया गया, इसको 1857 का विद्रोह शुरू होने के बाद विघटित कर दिया गया। दूसरा कदम था क्षेत्र तथा गांव स्तर पर पहाड़ियों के सरदार, नायब, उप सरदार और माझियों के अधिकारों को सीमित मान्यता प्रदान करना और उन्हें अंग्रेजी प्रशासनिक मशीनरी के मातहत ले आना। सरदारों, नायबों और माझियों के लिए प्रतिमाह 10 रुपए से लेकर 2 रुपए तक के वजीफे की भी व्यवस्था की गई, जिस पर सरकार को सालाना 13,000 रुपए से भी अधिक का खर्च वहन करना पड़ा। कुछ अंग्रेज अधिकारी पैसे देकर शांति खरीदने की क्लीवलैंड की इस नीति से खफा थे। इसके अलावा पहाड़िया लोगों द्वारा किए गए आम अपराधों की सुनवाई भी अदालतों के कार्यक्षेत्र से हटाकर पहाड़िया सरदारों के न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल को सौंप दी गई। इस ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष खुद क्लीवलैंड थे। उपयुक्त 2 कदम तो तत्काल उठा लिए गए और इससे पहाड़िया क्षेत्र में शांति बहाल करने में कामयाबी भी मिल गई। बहरहाल तीसरे कदम के कार्यान्वयन में थोड़ा सा वक्त लगा। यह कदम था दामिन ई कुह यानी पहाड़ का आंचल क्षेत्र का निर्धारण, उसे सरकारी जागीर घोषित करना और इस क्षेत्र में पड़ोसी जागीरदारों की घुसपैठ पर रोक लगाना। दामिन ई कुह पहाड़िया लोगों के वास स्थान में स्थित पहाड़ों और उससे लगे मैदानी इलाकों का विस्तृत क्षेत्र था, जो राजमहल, पाकुड़, गोड्डा और दुमका अंचलों के 1338 वर्ग मील में फैला था। इसी दामिन क्षेत्र में 1790 के बाद से संथाल आकर बसने लगे। ये अपेक्षाकृत उन्नत खेतिहर समुदाय थे और अंग्रेज भी उन्हें इस क्षेत्र में बसने के लिए प्रोत्साहित करने लगे। 19वीं सदी के मध्य आते आते संथाल इस क्षेत्र के सर्व प्रमुख निवासी बन गए। 1837 ईस्वी में मिस्टर पोटेंट को दामिन ई कुह का अधीक्षक नियुक्त किया गया। झाड़ झंकार से भरा पड़ा और मामूली राजस्व देने वाला ये क्षेत्र धीरे धीरे अंग्रेजों के लिए अच्छा खासा राजस्व भी देने लगा। 1836-37 में इस सरकारी जागीर से सरकार को जहां 2,611 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था, वहीं 1854-55 में वो बढ़कर 58,033 रुपए हो गया। इस तरह उपयुक्त कदमों के जरिए पहाड़िया असंतोष पर काबू पाने में ईस्ट इंडिया कंपनी कामयाब हुई।
वैसे ऊपर बताए गए सारे कदम आगे बरकरार नहीं रहे। उनके कार्यान्वयन में अनेक गड़बड़ियां रहीं और पहाड़िया लोगों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। बहरहाल इन विषयों की विस्तृत चर्चा यहाँ संभव नहीं है। प्रसंगवश यहाँ इतना कहना पर्याप्त होगा कि उन दिनों विभिन्न आधुनिक राजनीतिक संस्थाएं ब्रिटेन तथा यूरोप में भी अभी आकार ही ले रही थीं। ब्रिटिश लिहाज से भी आमतौर पर स्थानीय स्वशासन की और खासकर जनजातियों के स्वशासन की अवधारणा राजनीति शास्त्र के आधुनिक सिद्धांत वेत्ताओं के लिए भी अमूमन नई अवधारणा ही थी। दूसरा, जगन्नाथ देव का विद्रोह, जो कि 1773 से 1785 तक चला। कंपनी के शासकों को अपने आरंभिक दिनों में पहाड़िया विद्रोह के साथ साथ एक और विद्रोह का सामना करना पड़ रहा था। इस विद्रोह का क्षेत्र संथाल परगना का दक्षिण पश्चिम क्षेत्र था और इस विद्रोह के अगवा थे लक्ष्मीपुर स्टेट के घटवाल सरदार जगन्नाथ देव। सैनिक गवर्नर के रूप में इस क्षेत्र का शासन संभालने के 1 वर्ष के भीतर ही कैप्टन ब्रुक को जगन्नाथ देव के विद्रोह का सामना करना पड़ा। मध्य अप्रैल 1773 ईस्वी में देवघर के नजदीक त्रिकूट यानी तिऊर पहाड़ के पास ब्रुक के सैनिकों और जगन्नाथ देव के योद्धाओं के बीच जमकर मुठभेड़ हुई। तोप उतारने के बाद ही ब्रुक जगन्नाथ देव के योद्धाओं को तितर बितर करने में कामयाब हुए। त्रिकूट पहाड़ की लड़ाई में मात खाने और अपना किला खो देने के बावजूद जगन्नाथ देव का विद्रोह जारी रहा। आसपास के कई जागीरदार और घटवाल उनके रिश्तेदार थे और अंग्रेजों को कईयों पर उन्हें शरण देने तथा भीतर ही भीतर उनकी सहायता करने का शक था। जगन्नाथ देव पर पहाड़िया विद्रोहियों की मदद करने का भी आरोप था। 1775 ईस्वी में वो पुनः खुले विद्रोह में उतर पड़े। अगले वर्ष 1776 उनकी जिम्मेदारी उनके बेटे रूप नारायण देव को सौंप दी गई, लेकिन रूप नारायण ने भी कंपनी की सत्ता को चुनौती दे डाली। इस तरह यह विद्रोह 1785 ईस्वी तक जारी रहा। 1785 ईस्वी में आखिरकार रूप नारायण देव ने हथियार डाल दिए। प्रसंगवश 1803 ईस्वी में बकाये राजस्व के भुगतान के लिए जब भागलपुर के तत्कालीन कलेक्टर ने रूप नारायण देव के ताल्लुकदारों धर्मदेव सिंह, रंजीत सिंह और मंगल सिंह को परवाना भेजा, तो इन ताल्लुकदारों ने भी कलेक्टर के आदेश की तामील रोकने की कोशिश की थी। तीसरा विद्रोह था रानी सर्वेश्वरी का विद्रोह, जो कि 1781 से 82 तक चला। पाकुड़ का सुल्तानाबाद परगना पहले काफी सघन वन से आच्छादित माल पहाड़िया लोगों का निवास स्थान था। इस क्षेत्र में महेशपुर, जो कि सुल्तानाबाद कहा जाता है, इस राज्य की स्थापना गोरखपुर से आए 2 भाइयों आबू सिंह और बागू सिंह ने की थी। अपने रिश्तेदार खड़गपुर के राजा की मदद से उन्होंने आसपास के छोटे सरदारों को परास्त कर अपना राज कायम किया। छोटे भाई आबू सिंह ने पहाड़िया स्त्री से विवाह कर उनके साथ रक्त संबंध स्थापित कर दिया। बड़े भाई बाकू सिंह के वंशज गर्जन सिंह पलासी युद्ध के समय महेशपुर राज का शासन संभाल रहे थे। 1758 ईस्वी में निसंतान गर्जन सिंह का देहांत हो गया। विधवा रानी सर्वेश्वरी को महेशपुर राज की बागडोर अपने हाथों में लेनी पड़ी। इस क्षेत्र में अंग्रेजों के आगमन के समय सर्वेश्वरी ही महेशपुर राज का शासन संभाल रही थी। रानी सर्वेश्वरी पर माल पहाड़िया लोगों को कंपनी के खिलाफ बगावत के लिए भड़काने और उनकी हिंसक कार्रवाइयों में मदद देने का आरोप था। 1781-82 में कुछ अन्य पहाड़िया सरदारों के साथ मिलकर रानी ने कंपनी के शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 1783 ईस्वी में रानी पर मुकदमा चला और 6 मई 1783 को उन्हें उनकी जिम्मेदारी से वंचित कर दिया गया। 1791 में यह जागीर गर्जन सिंह के भतीजे माकुम सिंह को दे दी गई। रानी सर्वेश्वरी का आखिरी समय भागलपुर जेल में बीता। 6 मई 1807 को भागलपुर जेल में ही बूढ़ी रानी ने अपनी अंतिम सांस ली। चौथा विद्रोह था संथाल हूल, जो कि 1855 से 1856 तक चला। 1857 के स्वातंत्र युद्ध के महज 2 वर्ष पहले सिद्धू कानू चांद भैरव, इन 4 भाइयों के नेतृत्व में महान संताल हूल भड़क उठा था। ये औपनिवेशिक भारत में अंग्रेज शासकों और स्थानीय शोषकों के खिलाफ सबसे बड़े जन विद्रोहों में से एक था। विद्रोह की शुरुआत बरहेट से कुछ ही दूर दक्षिण स्थित सिद्धू कानू के गांव भगना डीही से हुई थी।
30 जून 1855 को पूर्णिमा की रात करीब 10,000 संथाल वहां एकत्रित हुए और उसी विशाल सभा से इस महाविद्रोह का आगाज हुआ। सिद्धू और कानू को उन्होंने अपना शासक घोषित कर दिया। उन्होंने अपने नायब, दारोगा और अन्य अधिकारी नियुक्त किए। पश्चिम में कहलगांव से पूरब में राजमहल तक, उत्तर में गंगा से दक्षिण में रानीगंज और सैंथिया तक का क्षेत्र उन्होंने लगभग मुक्त कर रखा था। सशस्त्र विद्रोहियों की संख्या खुद अंग्रेज अधिकारियों के अनुसार 30,000 से ऊपर थी। अंग्रेजों ने इस विद्रोह का बर्बरतापूर्वक दमन किया। 10 नवंबर 1855 को इस क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा दिया गया और बड़े पैमाने पर सैनिक कार्रवाई शुरू की गई। जनवरी 1856 आते आते इस विद्रोह का दमन करने में अंग्रेजी सरकार कामयाब हो गई। 3 जनवरी 1856 से मार्शल लॉ के क्रियान्वयन को भी निलंबित कर दिया गया। इस संक्षिप्त चर्चा में इस महान विद्रोह का विस्तृत विवरण देना संभव नहीं है। इस संथाल हुल के बाद ही, जैसा कि हम पहला बता चुके हैं, भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत नए संथाल परगना जिले का गठन किया गया। साथ ही कुछ सुधारमूलक कदम उठाए गए, जिन्हें उन दिनों भागलपुर के आयुक्त जॉर्ज यूल के नाम पर यूल्स रूल्स के नाम से जाना जाता है। संथाल सरदारों, नायबों और माझियों को प्रशासनिक व्यवस्था के साथ जोड़ा गया। एशले ईडन जिले के पहले उपायुक्त नियुक्त किए गए। जिस क्षेत्र के उत्तरी हिस्से से बिहार में कंपनी शासन की शुरुआत हुई थी, उसी क्षेत्र के दक्षिणी हिस्से से 1857 के स्वातंत्र्य युद्ध का आगाज हुआ। बिहार क्षेत्र में 1857 से जुड़ा पहला हमला 12 जून 1857 को देवघर के नजदीक रोहिणी में हुआ। इसी हमले के विवरण से हम सन 57 के महायुद्ध की महागाथा का आरंभ कर रहे हैं। क्योंकि यह जिला संथाल परगना तब भागलपुर प्रमंडल का हिस्सा था, इसलिए इस प्रमंडल में सन 57 से जुड़ी घटनाओं को भी हम रोहिणी प्रसंग के साथ ही दे रहे हैं। रोहिणी पहला हमला। बैरकपुर में मंगल पांडे के विद्रोह की घटना 29 मार्च 1857 के बाद भले ही बंगाल में विद्रोह का असर नहीं पड़ा, लेकिन देवघर के रोहिणी में 12 जून 1857 को 5वीं देसी घुड़सवार सेना के कुछ सवारों ने विद्रोह कर दिया। 8 मई को मेरठ में विद्रोह के 1 महीने 4 दिनों के बाद यह विद्रोह हुआ था। देवघर में 32वीं रेजिमेंट का एक छोटा सा स्टेशन था और रोहिणी में 5वीं अस्थायी घुड़सवार सेना की छोटी छावनी थी। मेरठ में विद्रोह के बाद रोहिणी में हुआ यह हमला बिहार झारखंड क्षेत्र में सन 57 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी पहली घटना थी। विद्रोहियों ने अचानक हमला कर नॉर्मन लेस्ली को मार डाला और 2 अन्य को घायल कर दिया। मेजर मैकडोनाल्ड जब अपने बरामदे में बैठकर लेफ्टिनेंट सर नॉर्मन लेस्ली और सहायक सर्जन मिस्टर ग्रांट के साथ चाय पी रहे थे कि अचानक 3 व्यक्तियों ने उन पर हमला कर दिया। लेस्ली की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई। वो 12 जून की अंधेरी रात थी और आकाश में बादल छाए हुए थे। चांद निकला नहीं था। 9 बजे से थोड़ा पहले का समय था। नॉर्मन लेस्ली का ध्यान धीरे धीरे चलने की आवाज की तरफ गया। वो अपनी सीट से उठे और अपने घर में घुसने के लिए मुड़े ताकि तलवार ले सकें कि उनका पांव फिसल गया। वो सोच भी नहीं पाए थे कि आगंतुक कौन होंगे। तभी 3 लोगों ने उन पर तलवार से हमला कर दिया। हमलावरों ने सर नॉर्मन लेस्ली की छाती और कंधे पर वार किया। दूसरे हमलावर ने मेजर के सिर पर वार किया और तीसरे ने डॉक्टर ग्रांट को बुरी तरह जख्मी कर दिया। ग्रांट की बांह और कमर पर गहरे घाव लगे। लेफ्टिनेंट जख्मी हालत में शक्ति से क्षीण कुर्सी से गिर पड़े। मेजर मैकडोनाल्ड ने उस कुर्सी को खींचा जिस पर वो बैठे थे तथा उसका इस्तेमाल खुद को हत्यारों के लगातार आक्रमण से बचाने में किया। उसका सिर गंभीर रूप से कट गया। अचानक हुए हमले से अचंभित मेजर और डॉक्टर ग्रांट वापस बरामदे में लेफ्टिनेंट लेस्ली को देखने के लिए लपके। कमांडर के शब्दों में, हमने लेस्ली को जमीन पर प्रायः मृत अवस्था में पाया। उसे पहले वार में ही मरने की आशंका हो गई थी, जो उसके चेहरे से साफ नजर आ रहा था। उसके सिर पर भी कई जख्म थे। जैसे ही मैं उसकी तरफ झुका, उसने कहा, ओह मैकडोनाल्ड, इस तरह से मरना काफी मुश्किल है। साथ ही उसने कहा, बेचारी मेरी पत्नी और बच्चों का क्या होगा। मैंने उससे कहा, तुम्हारे पास कुछ ही मिनट शेष बचे हैं, भगवान से प्रार्थना करो, तुम्हारे बच्चों और पत्नी के लिए जो कुछ हो सकता है किया जाएगा। और थोड़ी देर के बाद उसने आखिरी सांस ली। हमलावर धोती पहने हुए थे।
ये सब अचानक इतनी तेजी से हुआ कि अधिकारियों को सोचने तक का मौका नहीं मिला। हमलावर हमला करके निकल गए। मेजर मैकडोनाल्ड और डॉक्टर ग्रांट बुरी तरह घायल हो गए थे। ये पता नहीं चल सका कि हमलावर कौन थे। आवास के पास एक गार्ड तैनात था, लेकिन किसी ने आने वालों को नहीं देखा। अंग्रेज अधिकारी रोलैंड ने 14 जून को लिखा कि आक्रमणकारियों का पता लगाना असंभव है। संभव है वो बर्खास्त सिपाहियों में से थे। 22 जून को उसने स्थानापन्न आयुक्त को लिखा कि उन लोगों ने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया। इस मामले में वो निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उन लोगों की जांच फौजी ढंग से हुई थी। जहां यह घटना घटी थी वहां हर कोई जा आ नहीं सकता था। वहां केवल मेजर मैकडोनाल्ड तथा देसी अधिकारी ही थे। वो इन सारे मामलों से अवगत नहीं था। बहरहाल अंग्रेज अधिकारियों पर हुए हमले की घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। एक आदमी डॉक्टर को अपना घाव दिखाने आया था, उस पर ही शक किया गया। जांच के क्रम में इस घटना में एक भारतीय के होने की पुष्टि हुई। उसका नाम मेजर इमाम खां था। उसी ने अधिकारियों पर हमले के लिए सैनिकों को प्रेरित किया था। जांच के बाद रोहिणी छावनी के 3 सैनिक गिरफ्तार किए गए, सलामत अली, अमानत अली और शेख हारून। विद्रोही सैनिकों को रोहिणी में ही सरेआम हाथी पर चढ़ाकर पेड़ से लटकाकर फांसी दी गई। मैकडोनाल्ड ने उनका खुद कोर्ट मार्शल किया और फांसी पर लटकाया। उसने उन्हें फांसी पर चढ़ाने के लिए सरकार से कोई आदेश भी नहीं लिया। मैकडोनाल्ड ने 5वीं घुड़सवार दस्ते के सेकंड इन कमांड कैप्टन वाटसन को 16 जून 1857 को लिखे अपने पत्र में बताया कि किस तरह विद्रोहियों को फांसी पर लटकाया गया। उसने लिखा, तीनों बागियों में एक ऊंची जाति का सैनिक था। उन्हें अपमानित करने के उद्देश्य से उसने नीची जाति के जल्लाद से फांसी दिलवाई। उसने बताया कि उसने विद्रोहियों को जलील करने के ख्याल से ऐसा किया था। फांसी के वक्त उसने पूरे रेजिमेंट को बुला लिया था। घायल होने के बावजूद उसने फांसी की सारी व्यवस्था की थी। बागियों के गले में फांसी का फंदा उसने खुद ही डाला। उसने स्थानीय आबादी पर आतंक बर्पा करने की मंशा से जानबूझकर ऐसा किया था। मैकडोनाल्ड ने लिखा कि उनमें से 2 को काट मार गया था। वो आतंकित हो गए थे। तीसरे ने कहा कि वो फांसी पर नहीं चढ़ेगा। उसने पैगंबर मोहम्मद को याद किया और अपने साथियों से जान बचाने की गुहार लगाई। ये एक भयानक क्षण था। एक क्षण की हिचकिचाहट और संभवतः दर्जनों गोलियां मुझे छेदती निकल जाती। मैंने एक पिस्तौल उठाई और उसकी कनपटी से सटाते हुए उसे ऐसी नजरों से देखा जिसका अर्थ था कि तुमने एक शब्द भी यदि कहा तो तुम्हारी लाश जमीन पर दिखेगी। वो थरथर कांपने लगा। उसकी जुबान बंद हो गई। हाथी आया। उसने फांसी का फंदा डाला। विद्रोहियों को हाथी पर बैठाया गया। हाथी चला और उसे लटकता हुआ छोड़ गया। हाथी पर बैठने वाला एक बागी अपने साथियों से बचाने की गुहार करता रहा, लेकिन कौन आता? अन्य लोगों को भी इसी तरह हाथी पर चढ़ाकर फांसी दी गई। विद्रोह के इस मामले में जांच के बाद इमाम खान का नाम उभर कर आया। उसकी ही प्रेरणा से तीनों सिपाहियों ने अधिकारियों पर हमला किया था। सरकार ने उसकी गिरफ्तारी के लिए इनाम की घोषणा कर दी। देवघर में दूसरा हमला। विद्रोहियों को फांसी दिए जाने के बावजूद देवघर में 9 अक्टूबर 1857 को अचानक सिपाहियों ने पुनः विद्रोह का बिगुल बजा दिया। 9 अक्टूबर को 2 अधिकारियों को मानभूम कूच करने का निर्देश दिया गया। देवघर में 32वीं रेजिमेंट की 2 कंपनियां थीं। रोहिणी के विद्रोह के बाद अधिकारियों को इन विद्रोह की भनक तक नहीं लगी। लेफ्टिनेंट कूपर और रेनी को ये शंका तक नहीं थी कि उनके आदमी, जिन्हें सच्चा व वफादार सिपाही समझा जाता था, विद्रोह पर उतारू हो जाएंगे। वो परेड ग्राउंड में थे कि उनका भ्रम टूट गया और एक सिपाही ने कूपर के ऊपर गोली चला दी। कूपर तब परेड का निरीक्षण कर रहे थे। वो हमले से इसलिए बच गए क्योंकि एक सिपाही ने अपनी टोपी उस जवान की ओर उछाल दी जिसने कपूर को निशाने पर लिया था। इस घटना के बाद कूपर ने मैदान छोड़ दिया। उसने अपने साथी अफसरों के साथ बैठक की। वहां से वो सभी मजिस्ट्रेट मिस्टर रोनाल्ड के बंगले की तरफ बढ़े। रोनाल्ड को तब तक गोली चलने की सूचना मिल चुकी थी और उन्होंने साथ रह रहे जॉर्ज ग्रांट को बता दिया था कि विद्रोह शुरू हो गया है। रोनाल्ड ये सब कह ही रहे थे कि उनका नौकर दौड़ता हुआ आया और उसने बताया कि विद्रोही इधर ही आ रहे हैं। 32वीं पैदल सेना के बागियों ने 3 अंग्रेज अधिकारियों को देवघर स्थित उनके बंगले पर ही घेर लिया। बंगले पर लेफ्टिनेंट SCA कूपर, असिस्टेंट कमिश्नर RE रोनाल्ड तथा रैनी थे। विद्रोहियों ने RE रोनाल्ड और कूपर को मार डाला।
उन्होंने रोनाल्ड के घर को जला दिया और सामान को नष्ट कर दिया। विद्रोही सिपाही देवघर बाजार से गुजरते हुए रोहिणी की तरफ बढ़े, जिधर 5वीं अस्थायी सेना ने मार्च किया था। 2 हवलदारों ने डोली में छिपाकर लेफ्टिनेंट रेनी की जान बचाई और भागलपुर पहुंचाया। इस समय तक सिपाहियों ने घर को घेर लिया था और एक अंग्रेज को मार डाला था। उसके बाद विद्रोहियों ने अधिकारियों की खोज शुरू की। सबसे पहले उनके हत्थे चढ़े कूपर। सिपाहियों ने उन्हें भून डाला। रोनाल्ड के पांव में गोली लगी थी। उन्होंने सिपाहियों से जान बख्श देने की याचना की। सिपाहियों ने जवाब दिया, नहीं, यदि हम तुम्हें छोड़ देंगे तो तुम हमें एक एक कर फांसी पर लटकाने वाले पहले व्यक्ति होगे। विद्रोहियों ने बेनेट को सीने पे घोंप कर जमीन में गाड़ दिया। मारे गए अंग्रेजों का शव मौके से नहीं हटाया गया। रात में सियारों ने इनके शवों को नोच डाला। बाद में उनके स्थानीय नौकरों ने शरीर के टुकड़े इकट्ठे किए और उन्हें दफनाया। देवघर से जान बचाकर भागने वाला ग्रांट 2 दिनों तक भूखा रहा। तीसरे दिन वो एक गांव में पहुंचा जहां उसे खाने को चना और दूध मिला। ग्रांट का एक खिदमतगार इसी गांव में सिपाहियों के डर से छिपा हुआ था। ग्रांट आगे चलने में असमर्थ था। उसके पैरों में छाले पड़ गए थे। उसने जूता भी नहीं पहन रखा था। वो स्लीपिंग गाउन पहने हुए था। उसके कपड़े जला दिए गए थे। वो अपना घोड़ा और हाथी खो चुका था। गांव में उसके नौकर ने एक डोली का इंतजाम किया। इस डोली में ग्रांट अपने नौकर की पत्नी बनकर बैठा और घुमावदार रास्तों से होता हुआ भागलपुर पहुंचा। उसने गांव में सुना था कि हेडक्वार्टर में विद्रोह हो गया है और विद्रोहियों ने अधिकारियों को मार डाला है। उसे डर था कि पकड़े जाने पर उसे मार डाला जाएगा, लेकिन कुछ स्थानीय लोगों के सहयोग से वो मुख्यालय में पहुंच गया। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, लेफ्टिनेंट रेनी को 2 देसी हवलदारों ने बचाया था। उसे हवलदारों ने 40 रुपए में डोली ठीक कर उसमें बैठाकर भागलपुर भेजा था। रेनी की जान बचाने वालों का नाम था हवलदार दरिया सिंह और ठाकुर दुबे। वो दोनों 32वीं देसी पैदल सेना के हवलदार थे। भागलपुर के धनी मानी लोगों ने उन्हें रेनी की जान बचाने के एवज में 800 रुपए दिए। 8 सितंबर 1858 को सरकार ने भागलपुर की इस घटना के बारे में उल्लेख किया कि किस तरह स्थानीय लोगों ने अंग्रेजों की जान बचाई। बंगाल सरकार के सचिव AR यंग का रोहिणी में विद्रोह की घटनाओं को लेकर पत्र मिला। उसने भागलपुर के कमिश्नर को 16 अक्टूबर 1857 को लिखे गए अपने पत्र में यूल के 12 अक्टूबर को लिखे गए पत्र का हवाला देते हुए कहा कि विद्रोही रोहिणी छोड़ चुके हैं और अब मुश्किल से उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। हालांकि उसने ये भी लिखा कि 2 हवलदारों को अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। उसने बताया कि मेजर इंग्लिश 150 सैनिकों के साथ बरही रवाना हो चुके हैं। उन्हें गवर्नर जनरल का आदेश मिला था। उनसे बरही से गया कूच करने को कहा गया था। भागलपुर में हलचल। रोहिणी में विद्रोह की घटना के बाद अंग्रेज अधिकारियों के बीच आतंक का वातावरण पसर गया था। 5वीं अनियमित घुड़सवार सेना का हेडक्वार्टर रोहिणी से भागलपुर ले जाया गया, मगर वहां भी शांति नहीं रह सकी। अगस्त 1857 के मध्य में 5वीं घुड़सवार सेना ने विद्रोह कर दिया। 5वीं अस्थायी सेना के विद्रोहियों ने रोहिणी की तरफ कूच कर दिया। पहले वो बौंसी पहुंचे, जहां 32वीं देसी सेना का मुख्यालय था। विद्रोहियों को आशा थी कि बौंसी में सैनिक उनके साथ आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दरअसल बौंसी के कमांडेंट बर्नी को इसकी सूचना मिल गई थी और वो समय रहते सचेत हो गए थे। ऐसे में विद्रोह नहीं हो सका। देवघर के अधिकारियों को 30 घंटे में 80 किलोमीटर चलकर आने वाले एक सूचना वाहक की खबर ने सचेत कर दिया था। दानपुर में विद्रोह के समय भागलपुर में शांति का माहौल था। दानापुर में विद्रोह की खबर जब पहुंची, अधिकारी सशंकित हो गए। 12 अगस्त को भागलपुर के कमिश्नर यूल ने पूर्वा के लिए मार्च किया। उसके साथ 5वीं इर्रेगुलर बल के 30 सिपाही थे। वो पूर्वा से कोषागार स्थानांतरित करना चाहता था। उसने वहां कोषागार को पूरी तरह खाली पाया। ऐसे में वो 13 अगस्त का भागलपुर लौट आया। 14 अगस्त को दानापुर और कानपुर का संयुक्त कमांडर आउटरम भागलपुर की स्थितियों का जायजा लेने पहुंचा। उसके भागलपुर पहुंचने पर पूरे रेजिमेंट में ये अफवाह फैल गई कि वो रेजिमेंट के हथियारों को जब्त करने तथा नॉर्मन लेस्ली की हत्या करने वालों को दंडित करने के लिए आया है। इसके परिणाम स्वरूप 5वीं अनियमित घुड़सवार सेना में उत्तेजना फैल गई और विद्रोह भड़क उठा। 26 वफादार सैन्य सिपाहियों को छोड़कर सभी ने विद्रोह का बिगुल बजा दिया।
विद्रोह करने वाले सैनिकों के दुमका की ओर कूच करने का भी अंदेशा था। मैकडोनाल्ड ने विद्रोह की सूचना यूल को दी तो वो आश्चर्य में डूब गया। हथियारबंद यूरोपियन सिपाहियों को भेजा गया और एहतियाती कार्रवाई की गई। विद्रोही भागलपुर के दक्षिणी हिस्से बौंसी की तरफ बढ़ गए। अधिकारियों ने मुंगेर के अधिकारियों को विद्रोह के संबंध में सूचना दी और एहतियाती कार्रवाई का निर्देश भी जारी किया। विद्रोहियों के कटोरिया के रास्ते से शेरघाटी एवं गया की ओर बढ़ने की संभावना थी। 16 अगस्त की दोपहर विद्रोही सैनिक बौंसी के लिए रवाना हो गए थे। बौंसी में विद्रोहियों ने कोई समस्या नहीं पैदा की। वहां 32वीं देसी पैदल सेना का कमांडर विद्रोहियों के खिलाफ प्रतिरोध के लिए पूरी तरह तैयार था। बौंसी में जमींदारों को शांति स्थापित करने में सहयोग के लिए कहा गया था। उनसे विद्रोहियों को गिरफ्तार करने में सहयोग की अपील की गई थी। एक सवार अपनी जान जोखिम में डालकर बरनी को आधे घंटे पूर्व ये सूचना देने में सफल हुआ कि विद्रोही बौंसी पहुंचने वाले हैं। बरनी इस सूचना के आधार पर व्यापक सुरक्षा का इंतजाम कर सका। बौंसी में विद्रोही कोई बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे सके। उस सवार को 1000 रुपए का इनाम दिया गया। बौंसी के बाद विद्रोही सैनिक रोहिणी पहुंचे और उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों के बलों को ध्वस्त कर दिया। गांव के धनी लोगों से 12,000 रुपए वसूल किए। विद्रोहियों ने 18 अगस्त को रोहिणी से कूच किया। दुमका में विद्रोह करने वाले विद्रोही भी उनसे जा मिले। बौंसी और देवघर में 32वीं देसी पैदल सेना के सैनिकों ने विद्रोहियों का साथ देने से तब इनकार कर दिया था। वैसे बाद में 9 अक्टूबर को देवघर स्थित 32वीं पैदल की 2 कंपनियों ने विद्रोह किया, जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। देवघर में विद्रोहियों ने नील की खेती करने वाले अंग्रेजों के घर की तलाशी भी ली थी। नया दुमका में विद्रोह की खबर सुनकर सनसनी फैल गई कि भागलपुर के विद्रोही आ गए। ये अफवाह साबित हुई। लेफ्टिनेंट बोथाम ने स्थिति संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। नया दुमका में कमिश्नर के एक सहायक श्यामलानंद मुखर्जी ने अंग्रेजों के प्रति वफादारी का परिचय देते हुए महत्वपूर्ण कदम उठाए। ट्रेजरी के 4,000 रुपए और कैदियों को सीवड़ी भेज दिया। संथालों की 3 कंपनियों के गठन के लिए कदम उठाया गया। देवघर के विद्रोही तेजी से गया की ओर बढ़े। 20 अगस्त को विद्रोही मुंगेर जिले के चकाई पहुंच गए। यहां से वो नवादा में आ गए। 2 दिनों में ही उन्होंने 80 किलोमीटर की दूरी तय की। इधर 9 अक्टूबर को विद्रोह करने वाले 32वीं पैदल सेना के सिपाही 14 अक्टूबर 1857 तक देवघर के आसपास के क्षेत्रों में रहे। गिद्धौर के राजा जयमंगल सिंह ने साफ कर दिया था कि यदि विद्रोही उनके इलाके में आएंगे तो वो उन पर आक्रमण कर देंगे। भागलपुर के विद्रोहियों को सजा। भागलपुर में शहादत अली की हत्या के मामले में 6 लोगों को फांसी की सजा दी गई और 3 को कैद की सजा दी गई। उनके नाम थे। शहादत अली के बारे में रितंबरा देवी ने अपनी किताब में पार्लियामेंट्री पेपर्स के हवाले से उल्लेख किया है। इसके बारे में अन्यंत्र जानकारी नहीं मिलती। गोसाई निर्मल गिर, भागलपुर का निवासी, विद्रोह में हिस्सेदारी। शहादत अली की हत्या के मामले में 9 अक्टूबर 1857 को फांसी। आहदू खान, भागलपुर का निवासी, विद्रोह में हिस्सेदारी। शहादत अली की हत्या के मामले में 10 अक्टूबर 1857 को फांसी। बुधू खान, भागलपुर का निवासी, विद्रोह में हिस्सेदारी। शहादत अली की हत्या के मामले में 12 अक्टूबर 1857 को फांसी। बहादुर खान, भागलपुर का निवासी, विद्रोह में हिस्सेदारी। शहादत अली की हत्या के मामले में 12 अक्टूबर 1857 को फांसी। इंद्रजीत ब्राह्मण, भागलपुर का निवासी, विद्रोह में हिस्सेदारी। शहादत अली की हत्या के मामले में 12 अक्टूबर 1857 को फांसी। गणेश मारवाड़ी, भागलपुर का निवासी, विद्रोह में हिस्सेदारी। शहादत अली की हत्या के मामले में 12 अक्टूबर 1857 को फांसी। उदय राय भट्ट, उम्र कैद की सजा। बाउर मल्ला, 14 साल की सजा। दीनदयाल चौबे, 7 साल की सजा। याद अली, भागलपुर, उम्र 16 साल, विद्रोह के आरोप में 6 जुलाई 1858 को सश्रम उम्र कैद की सजा। 3 सितंबर को अलीपुर जेल से भेजा गया और 4 अक्टूबर 1858 को अंडमान पहुंचा। सुरजा मांझी, भागलपुर, उम्र 60 साल, विद्रोही नेता, सश्रम उम्र कैद की सजा। 7 सितंबर को अलीपुर जेल के लिए रवाना हुआ और 14 अक्टूबर 1858 को पहुंचा। भागलपुर के गुणी झा के खिलाफ डकैती और विद्रोह का आरोप था। भागलपुर के कमिश्नर यूल ने इस मामले का ट्रायल किया था। अपने हाथों से पूरी तहरीक को दर्ज किया था। गुणी झा पर नमक से लदी नावों को लूटने का आरोप था। उसने कहलगांव के पास बसे
अजमा गांव के नजदीक रात को 1 बजे हमला किया था। हमलावरों ने माझियों को पीटा तथा उनमें से 8 को बांधकर बहा दिया। हमले के बाद 5 नावों के साथ गुणीझा घाट की ओर चल पड़ा। यहीं पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जब माझी लोग हमले का विरोध कर रहे थे, गुणीझा ने कहा था कि कंपनी का राज खत्म हो गया है, अब उनका राज आ गया है। ये वही शब्द थे जिसके आधार पर गुणीझा पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। कमिश्नर ने गिरफ्तार किए गए लोगों को लूट और डकैती का दोषी पाया। गुणीझा को उपद्रवी और विद्रोही माना गया और उसे 7 साल की सजा दी गई। राजद्रोह के आरोप के बारे में कमिश्नर ने कहा कि कैदियों की जो भी मंशा रही हो, लेकिन गुणीझा अराजकता का लाभ उठाना चाहते थे। गुणीझा ने सजा माफ करने के लिए सरकार को आवेदन दिया था, लेकिन कमिश्नर ने कहा कि डकैती और लूट में उनके दोषी पाए जाने से उनका मामला भिन्न है, क्योंकि उन्होंने राजद्रोह की बातें कही हैं। ऐसे में कमिश्नर ने उनके मामले में छूट देने से इनकार कर दिया। भागलपुर में अंग्रेजों का साथ देने वाले राजा गिद्धौर के राजा जयमंगल सिंह को 6 गांवों की जागीर मिली। ये जागीर 3,335 रुपए 14 आना और 5 पाई की आमदनी वाली थी। सरकार ने उपहार 1857-58 के विद्रोह के दौरान 32वीं रेजिमेंट से निपटने के एवज में दिया। 11 दिसंबर 1857 को फ्रेडरिक हैलिडे ने विद्रोह के दौरान दी गई सेवाओं के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। इसी तरह गवर्नर जनरल जॉन लॉरेंस ने महाराजा जयमंगल सिंह को उनकी सेवाओं के लिए 22 दिसंबर 1865 को पत्र लिखा। जयमंगल सिंह ने विद्रोह के दौरान अपने खर्च पर डाक व्यवस्था कायम रखने में सरकार की मदद की थी। महेंद्र नारायण सिंह जमींदार गिद्धौर, फिदा अली खां जमींदार शेखपुरा, शिलानंद सिंह बिमोइली, मोहम्मद रजा शेखपुरा के जमींदार, मीर मोहम्मद तकी पोरहा, प्रताप सिंह बोंकेर, अहमद रजा सूरजपुर, मोहम्मद फैज बख्श, राजा बैद्यनाथ नारायण जमींदार, राजा टिक नारायण सिंह जमींदार। मुंगेर में विद्रोह और फंसाने में जिक्र नहीं। दानापुर और सुगौली की घटना के बाद अंग्रेजों में आतंक बढ़ गया था। मुंगेर के मजिस्ट्रेट डब्ल्यू टकर ने 25 जुलाई को बंगाल सरकार को लिखा कि यहां अशांति नहीं है। यूं खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि के कारण अनाज लूट की घटनाएं बढ़ गई हैं, लेकिन उसने सरकार को 31 जुलाई 1857 को लिखा कि जिले में सब कुछ शांत है। भागलपुर स्थित पूर्वी सेना के नजदीक होने के कारण अशांति की संभावना उत्पन्न हो गई है। उसने लेफ्टिनेंट गवर्नर से आग्रह किया कि भागलपुर और मुंगेर में यूरोपियन सैनिकों को रखना आवश्यक हो गया है। यदि दोनों जिलों में गड़बड़ी हुई तो स्टीमर से सेना भेजना असंभव हो जाएगा। बहरहाल मुंगेर में विद्रोह के दौरान कोई बड़ी घटना नहीं घटी। 100 सैनिकों की एक टुकड़ी को रवाना कर दिया गया। भागलपुर के कमिश्नर यूल ने 5वीं फ्यूजिलियर्स यानी तोड़ेदार बंदूकधारी वाहिनी के सिपाहियों को मुंगेर भेज दिया था। जब 14 अगस्त को भागलपुर में विद्रोह हुआ तो मुंगेर को विद्रोहियों से बचाने के लिए कई कदम उठाए गए। मुंगेर का किला सिपाहियों द्वारा घेर लिया गया था। इस कदम ने शहर में सतर्कता की स्थिति पैदा कर दी थी। कुलिंग घाट पर एक इंजीनियर के घर पर किलेनुमा घेराबंदी कर दी गई थी। इसमें 2 महीने की रसद की व्यवस्था थी। यूरोपियन औरतों और बच्चों को शहर छोड़ने का आदेश दिया जा चुका था। हालांकि 1857 के अंत आते आते 50 तोड़ेदार बंदूकधारी भी हटा लिए गए। मुंगेर पूरी तरह शांत तो रहा, लेकिन छिटपुट घटनाएं लंबे समय तक घटती रहीं। मुंगेर में विद्रोह के दौरान घटी कुछ दिलचस्प घटनाओं का ब्यौरा नीचे प्रस्तुत है। पठानों का विद्रोह। मुंगेर में अगस्त 1857 में मोहनपुर गांव के पठान मालिकों ने अंग्रेजी राज के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। उन्होंने कचहरी पर हमला बोल दिया और कचहरी के दस्तावेज उठाकर अपने साथ लेते गए। यूं हमलों के दौरान कोई हिंसा नहीं हुई। गांव के मालिकों के साथ इस हमले में लालू गोड़ाइत, फूकन और चौकीदार भी शामिल थे। उन्होंने अनाज लूट लिया था। विद्रोह की इस घटना के बाद पुलिस सक्रिय हुई और इस मामले में 10 लोगों को अभियुक्त बनाया गया। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तों के घर से अनाज बरामद कर लिया गया था। अनेक लोग गिरफ्तार नहीं किए जा सके थे। पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयानों से सारे तथ्यों की पुष्टि हुई। गांव का मालिक रज्जू खान भी इस मामले का अभियुक्त बनाया गया था। एक अभियुक्त करीम खान की जेल में मृत्यु हो गई। अगस्त 1857 के इस मामले में अभियुक्तों की गिरफ्तारी जून 1858 में हुई।
मामले की जांच पड़ताल 26 अक्टूबर 1858 तक चलती रही। गांव में घटी घटना के बारे में गवाही को जज ने संतोषजनक नहीं पाया। इस बीच आम माफी की घोषणा भी हो चुकी थी, लेकिन मजिस्ट्रेट का कहना था ये 1 नवंबर 1858 के पूर्व ही संभव था। उसने मोहनपुर गांव के पठानों की कार्रवाई को विद्रोह की श्रेणी में रखते हुए 10 अभियुक्तों को विभिन्न सजाएं सुनाई। सजा पाने वाले थे चुल्हाई, साश्रम उम्र कैद; नाहर खान, साश्रम उम्र कैद; जोरावर खान, साश्रम उम्र कैद; टेका, साश्रम उम्र कैद; रोहन खान, साश्रम उम्र कैद; लालू गोड़ाइद 14 साल, पोखन चौकीदार 14 साल, रूपचंद 9 साल, चूहा 9 साल, कमल ग्वाला 9 साल। बहरहाल मजिस्ट्रेट ने माना कि यह अंग्रेजी राज के खिलाफ पठानों का विद्रोह था, लेकिन 13 मई 1859 को पठानों के विद्रोह मामले के अभियुक्त रज्जू खान को माफी दे दी गई। रज्जू खान मोहनपुर गांव का मालिक था। मुंगेर में गिरफ्तार 5 आदि विद्रोही। मुंगेर में गिरफ्तार 5 सिपाहियों की कथा आदि विद्रोही मानिंद जैसी लगती है। इन सिपाहियों ने नीमच में विद्रोह किया था। विद्रोह के बाद 5 सिपाही लगातार लड़ते रहे जब तक उन्हें गिरफ्तार न कर लिया गया। इन आदि विद्रोहियों की कथा हाथ से लिखे भागलपुर के सेशन जज के फैसले में दर्ज है। भागलपुर के इतिहास में 1857 के महाविद्रोह के नायकों में इन 5 नायकों की चर्चा कहीं नहीं मिलती। उन्होंने नीमच, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, जगदीशपुर, कैमूर, पलामू में अंग्रेजी राज के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी थी। अंग्रेजी राज के खिलाफ लड़ने वाले ये जांबाज विद्रोह के हर केंद्र पर लड़े। भगीरथ मुजफ्फरपुर का रहने वाला था। वो 72वीं पैदल सेना का सिपाही था। उसने नीमच में विद्रोह किया था और दिल्ली की जंग में शामिल हो गया था। उसने नीमच से दिल्ली मार्च किया। वो दिल्ली से कानपुर की लड़ाई में अपने साथियों के साथ शामिल हुआ और बाद में कानपुर से लखनऊ चला गया। उसके बाद वो लखनऊ से जगदीशपुर आया। वो विद्रोहियों के साथ नेपाल जाना चाहता था। अंग्रेजी राज के खिलाफ बगावत करने वाले इन आदि विद्रोहियों को कालापानी और 14 साल के आजीवन कारावास की सजा दी गई। 14 मई 1859 को सेशन जज सेंड्रे ने भगीरथ सिंह और केवल पाठक को सश्रम उम्र कैद की सजा सुनाई। दोनों विद्रोहियों को कालापानी भेजने का आदेश दिया गया। रामेश्वर सिंह तथा अलीजान को 14 साल की सश्रम कैद की सजा दी गई। रामफल को 7 साल की सजा दी गई। भगीरथ और उसके साथियों को मुंगेर के पहाड़ी गांव से गिरफ्तार किया गया था। जब वो गिरफ्तार किया गया था तो उसके पास से 124 रुपए बरामद किए गए थे। भगीरथ और उसके साथियों पर राज सत्ता के खिलाफ बगावत का मुकदमा चला। ऐसा लगता है कि विद्रोही कुंवर सिंह की फौज के साथ हो गए थे और उनकी वापसी जगदीशपुर में हुई। जगदीशपुर के पतन के बाद उन्होंने रोहतास और पलामू की पहाड़ियों में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा था। सेंड्रे की ट्रायल रिपोर्ट में उन स्थानों का बार बार उल्लेख है जहां सिपाहियों ने लड़ाई लड़ी थी। जगदीशपुर पर अंग्रेजों के कब्जे के बाद छापामारों ने रोहतास की पहाड़ियों और पलामू में छिटपुट लड़ाई को जारी रखा था, लेकिन ये लड़ाई